सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपके लिए नवोदय विद्यालय के सिलेबस का अपडेट करने जा रहा हूं। नवोदय विद्यालय सिलेबस आपको क्या बताएगा, कौन कौन सी चीजें नवोदय विद्यालय में पढ़नी चाहिए। जो फॉर्म आ चुके हैं इन पे आप पूरा कंसंट्रेट हो जाइए। क्यों इधर उधर भटक रहे हैं, इतनी ज्यादा पीजीटी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, हायर में भी आ चुकी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। तो आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप इन वैकेंसीज पर पूरा फोकस करिए। और फोकस करने के बाद अगर लाइव क्लास में इंटरेस्ट रखते हो तो फिर मेरा ये नंबर नोट कर लीजिए और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। भरपूर क्लास, बेस्ट क्लास बनने जा रहा है इस समय ये ऑल ओवर इंडिया में। तो इसलिए आप इस पे पूरा भरोसा करके अपने को उतार सकते हैं। और मैं आपको आज पूरी स्ट्रेटजी समझाऊंगा कि नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आपको क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक एक बात का डिस्कशन करूंगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन बने रहिएगा आप मेरे साथ में। मैं आपको ये बताऊंगा आज की आखिरकार हम लोगों को तैयारी में क्या क्या हेल्प मिल जाएगी। अगर तैयारी में करना चाहता हूं तो हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे फोकस कर लेना चाहिए, उन टॉपिक्स को एक एक करके मैं डिस्कशन आपके सामने करूंगा। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ। चैप्टर नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग स्कोप ऑफ केमिस्ट्री से, यानी एक सिंपल सी बात ये कहेगी, यहाँ पर केमिस्ट्री की अप्रोच जाननी पड़ेगी। और इस अप्रोच से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है वो कहाँ से आएगा। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो मोल कंसेप्ट टॉपिक से आने की उम्मीद लगती है। मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूं, बाकी आपका अपना आइडिया है। लेकिन अभी तक बताए हुए तजुर्बे में मैं खरा उतरा हूं और मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले तो मोल कंसेप्ट की बात करूंगा, उसके बाद में परसेंटेज कंपोजिशन इंपेरिकल फार्मूला की बात करूंगा। जो टॉपिक मैं इस तरीके से घेरे में डाल रहा हूं, ये टॉपिक आप मान लीजिए कि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन पे आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आपको नवोदय विद्यालय का पीजीटी एग्जाम क्वालिफाई करना है। मेरे पास यूपी पीजीटी के बैचेस हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पीजीटी नवोदय एनवीएस का अगर एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो मान के चलिए कि आपको इसके लिए भरसक कोशिश और प्रयास करना पड़ेगा। इसमें आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि कौन से टॉपिक से हमें क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। देखिए, एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि एग्जामिनेशन इज ए टाइप ऑफ आर्ट। ये एक तरीके की कला है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट है। और इसमें आपको कैसे पढ़ना, ज्यादा पढ़ने वाले कभी सफल नहीं होते और कम पढ़ने वाले कभी कभी सफल हो जाते हैं। तो इन चीजों में फर्क क्यों आ रहा है, इन चीजों में फर्क क्यों आ रहा है, ये सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट हो रही, क्योंकि वो लोग केवल उतना ही पढ़ते हैं जितना जरूरत है। एक्स्ट्रा पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है आपको। स्टेट ऑफ मैटर पे चले आइए तो तीनों स्टेट अगर आप जानते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आप आइडियल बिहेवियर को पढ़ लीजिए। आइडियल बिहेवियर को दावे के साथ पढ़िए, क्वेश्चन 100% आएगा, बिल्कुल बचेगा नहीं। इसके बाद आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हमारी दे रखी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द आइडियल गैसेस जो दे रखी है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पीडीएफ को भी आप लिंक डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज मोशन से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। इस पे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। वेंडरवॉल गैस इक्वेशन यानी कि रियल गैस पे भी ए और बी की वैल्यू पूछ लेते हैं कभी कभी, और वेंडरवॉल की इसकी यूनिट भी पूछ लेते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में धीरे धीरे डिस्कशन कर रहा हूँ, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको समझाऊंगा एक एक टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है, एक एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर सॉलिड स्टेट में चले जाइए तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें करना पड़ेंगी आपको मुझसे। और इसी के बाद हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है क्रिस्टल के ऊपर। और ब्रैक्स इक्वेशन पे लिख दीजिए, ब्रैक्स लॉ और ब्रैक्स इक्वेशन, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, इस पे लिख दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिखिएगा क्योंकि ये आता ही है, ये फाइनल है, बिल्कुल आना है। यहाँ पर सोचना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसके बाद स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें से पूछ सकते हैं कि कौन सा जो स्टाइक्योमेट्रिक कैटेगरी में आता है, कौन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कैटेगरी में आता है। ये सब चीजें अगर आपको जाननी है, सब चीजों से आपको जुड़ना है, तो फिर आपके लिए अनुसर की लाइव क्लास ज्वाइन करनी पड़ सकती है। अनुसर की लाइव क्लास में आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट दिखाई देगा, सबसे बड़ा जो आपको फायदा मिलेगा, वो फायदा ये है कि आप मुझसे लाइव बात कर सकते हैं। आप मेरे फोन को करेंगे, किसी भी कोचिंग में आप डायरेक्ट उस इंसान से बात नहीं कर पाएंगे जो पढ़ाता हो।
आप यहीं पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वन वे चल रहा है, केवल मैं ही इसको रन करता हूं, मैं ही सब कुछ करवाता हूं। यानी यहीं यहाँ पर मेरा मोटो है कि आपका सिलेक्शन हो, मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं एक बिजनेस खड़ा करूं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर मेरा मोटो सिर्फ आपका सिलेक्शन है। तो इसलिए मैं पूरी मेहनत करता हूँ, पूरी ताकत के साथ आपको नोट्स बनवा करके देता हूँ, और ये नोट्स आपके लिए वरदान साबित होते हैं। जो जीआईसी में सिलेक्शन हुए हैं, जो पीजीटी में लास्ट ईयर सिलेक्शन, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि वाकई में ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग, ये पूरा टॉपिक हालांकि इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करिएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे फोकस कर लीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप अबाव प्रिंसिपल और हुन्स पाउली, इन पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। इन पे फोकस इसलिए आपको करना पड़ेगा क्योंकि इनमें कभी कभी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन भरवाने के बाद आपसे ये अरेंजमेंट पूछ लेंगे कि भाई ये बताओ कि किस तरीके से हम लोग इसमें फिलिंग करेंगे, कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो यहाँ समय आपको देना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पर चले आइए, इक्विलिब्रियम टॉपिक में चले आइए। केपी केसी रिलेशन पे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, केपी केसी का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी बड़ा फोकस आपको रखना है। ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट पे तो वरदान बन जाता है। ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट पे तो आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन रखा हुआ है, यहाँ पर आपको सोचना नहीं है, ये क्वेश्चन तो तय है 101%। ये क्वेश्चन आज गया, समझ लीजिए। पीएच पर भी क्वेश्चन आ जाता है, इससे पहले पढ़ लेते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस पे चले जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। और बफर सॉल्यूशन पे हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। हेंडरसन एंड हेसलवॉक इक्वेशन अभी आपको जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उस समय। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की जितनी भी डिटेल है ना, उसको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। तो ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आप हवा में न जाइएगा। अगर आप मुझ पर भरोसा और विश्वास करते हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो वरदान साबित हो जाएगी आज के लिए। अब मैं सरफेस केमिस्ट्री पे चलता हूं। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों को किन किन टॉपिक्स को ध्यान रखना है, एक तो मैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पर इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं साहब। हार्डी-सुल्जे रूल को पढ़ना है, इसको ध्यान देना है। और इसके बाद आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रोफोरेसिस, और यहीं पर जीटा पोटेंशियल को भी आप ध्यान रखिएगा, जीटा पोटेंशियल क्या चीज होती है। बाकी तो सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल आपको ये सब पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन पढ़ना है, कैटालिस्ट पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फोकस करूंगा कि इन टॉपिक्स पे जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इनके एग्जाम्पल्स, मल्टीमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स के एग्जाम्पल आपसे न छूटने पाए, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। केमिकल काइनेटिक्स में चले आइए, तो थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, इल्यूमिनेशंस, और उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। तो मैं आपको यहाँ एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस पे इंपॉर्टेंट लगाने वाला हूँ। और उसके बाद आपको रिएक्शन, सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, इसमें बारे में आपको बताऊंगा। ल्यूमिनेसेंस में चले जाइए, तो एक आधा एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं, क्या होता है प्रोसेस, ये पूछ सकते हैं। ऑर्डर में यूनिट पूछी जा सकती है, यहाँ पर यूनिट पर फोकस करिएगा कि ये बताइए फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट है, सेकंड ऑर्डर की यूनिट, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यानी कि बेस्ट तरीका है, आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी सिखाता रहूंगा बीच बीच में। रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं, तो रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चले जाइए, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो एग्जांपल है उनको तो आप ध्यान रखेंगे, लेकिन एक्टिविटी कोफिशिएंट पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहब। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमें इन चीजों पर बिल्कुल फोकस करके रखना है कि हमें पढ़ना पड़ेंगी। और अगर चले आई तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे चले आइए, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। नस्ट इक्वेशन की बात करूं, इसके एप्लीकेशंस की बात करूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ईएमएफ, इस पे लिख दीजिए, क्वेश्चन आएगा, यहां पर कोई समझौता नहीं कर रहा हूं। 2023 में जो एग्जाम होगा या 2022 में जो एग्जाम होने वाला, 2022 का नोटिफिकेशन है, तो मैं यहाँ बेटर है कि 2022 ही लिखूं, 23 में ना लिखूं। 2022 का जो एग्जाम होगा, 2022 में जो आपका सिलेक्शन होगा, इसमें ये क्वेश्चन आने वाला है, तय है।
पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस पर। इसके बाद सॉल्यूशन पर चल लेते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन मेन फोकस आपको सॉल्युबिलिटी पे कर लेना है। मेन फोकस आपको सॉल्युबिलिटी या फिर ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड कर लेना है। टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट पढ़ लेना है, इसको ध्यान रखिएगा। राउल्ट्स लॉ को ध्यान रखना, दोनों वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के केस में राउल्ट्स लॉ भी पढ़ लीजिएगा। और यहीं पर आपको वेंटा फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, बाकी पढ़ना तो भाई पीजीटी का पेपर है, सब पढ़ना पड़ता है, छोड़ना कुछ नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जो चीजें जरूरी हैं वो हम नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, ये बात भी आप जान लीजिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, फेज ट्रांजिशन। यानी कि अब यहाँ पर मैं आपको फेज रूल पर इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि भैया फेज रूल और फेज डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको पढ़िएगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, एंट्रोपी पे ध्यान देना है, एंथैल्पी पे ध्यान देना, ये दोनों टॉपिक भी आपको सही से पढ़ लीजिएगा। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पे लिख दीजिएगा कि आ गई, अनुसर ने कहा था कि ये इक्वेशन आएगी और नहीं आएगी, तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि रिएक्शन, हमें तो लगता है कि 100% ये क्वेश्चन इस बार आने वाला है, तय है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में चले आइए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में लगभग पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में और आयनिक रेडियस में, इन लास्ट के जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में जो एक्सेप्शंस हों उनको आप अगर पढ़ लोगे ना तो फिर मान के चलना कि सिलेक्शन आपका फाइनल हो जाएगा, सिलेक्शन आपका डेफिनेट हो जाएगा। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को पढ़ लेनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग वो छोड़ करके चलते हैं। जैसे कॉमन ट्रेंड सब पढ़ लेते हैं, लेकिन कंप्लीट ट्रेंड कोई नहीं पढ़ पाता है, तो कंप्लीट ट्रेंड पढ़िए, कॉमन ट्रेंड आप पढ़ने की कोशिश ना करिएगा। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, अकरेंस, आइसोटोप्स, प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन ऑन ए स्मॉल एंड कॉमर्शियल स्केल। अगर हम सब बात करते हैं तो यहाँ पर हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर पे क्वेश्चन आता है, हैवी वाटर पे क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे क्वेश्चन आता है, और इस तरीके से इन चीज पे, और हाइड्राइड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इन चीजों को थोड़ा सा फोकस करना है आपको हाइड्रोजन के केस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन का केस हमारे सामने। यानी कि हाइड्रोजन को पढ़ने का मतलब है कि हम कम से कम 2 क्वेश्चन को फाइट कर जाएंगे। तो इसी तरीके से जनरल प्रिंसिपल्स पे चले जाइए। जनरल प्रिंसिपल्स और आइसोलेशन पे अगर हम लोग बात करते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स और आइसोलेशन पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि इनमें और याद कर लीजिएगा। इनके अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो और याद कर लें, एक तो भैया और याद कर लें, उनके फार्मूले याद कर लें, है ना। रिएक्शंस जो हो रिडक्शन की, कंसंट्रेशन की, ये सब आपको छोड़ना नहीं है, ये सब आपको याद कर लेना है। और साथ में आपको ध्यान ये जरूर रखना है कि आखिरकार कौन सी रिएक्शन कहाँ यूज हो रही। ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शन, एक रिएक्शन ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, और बेसेमर कन्वर्टर की रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। बेसेमर कन्वर्टर कौन सा मेथड हम लोग कब यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन में, ये जैसे साइनाइड ट्रीटमेंट कहाँ यूज करते हैं, है ना। इसी तरीके से बेयर्स प्रोसेस कहाँ यूज करते हैं, सरपेक्स प्रोसेस कहाँ यूज करते हैं। ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर मान के चलिए कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर नहीं होंगे, सिलेक्शन के बहुत ही पास पहुंच जाएंगे, ये अनुसार का आपसे वादा है। अब आप चलिए आइए दूसरी स्टेप पर चलिए, इसमें चलते हैं हम लोग। इस वाली पीडीएफ में देख लेते हैं कि क्या बात हो रही है। इस पीडीएफ में बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें ध्यान आपको रखना है कि इससे पहले एक लाइन थी वो भी आपको बता दूं। हाँ, ये जनरल प्रिंसिपल्स में, यानी कि यहाँ पर अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट अगर आपने ले लिया तो इन्होंने यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट भी मर्ज किया ना, तो वो मैंने अभी एस ब्लॉक एलिमेंट में जब हम लोग चलते हैं तो मेनली क्या होता है कि एस ब्लॉक के जो सल्फेट हैं, कार्बोनेट हैं, इनके ऑर्डर्स आपको जरूर ध्यान रखने की, कब कब कौन स्टेबिलिटी में ज्यादा होता है, कब कौन स्टेबिलिटी में कम होता है, उस पर हीट का इफेक्ट क्या होता है, ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो फिर आपको 100% फायदा होगा। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इन सबके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये भी आपको पढ़ लेनी, छोड़नी बिल्कुल भी नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ द सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तो मान के चलो कि क्वेश्चन लगभग बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पूछी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की हम लोग बात कर लेते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारे लिए, तो ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को हमें पढ़ना जरूर है। बस एक गिलास पानी पी लेता हूँ, आपको भी फिर पढ़ा देता हूँ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पी ब्लॉक पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो पी ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये भी देख लेते हैं। ये वीडियो आज आपके लिए वरदान न साबित हो तो कह देना कि अनु सर ने क्या कहा था। पी ब्लॉक में चले आइए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, इनको बहुत ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, एलो फॉस्फोरस नाइट्रोजन और नाइट्रिक एसिड यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। और ये जो मेरा तजुर्बा है इसको अपने अंदर उतारिए। अनु सर के तजुर्बे को जिसने उतारा वो आज तक सफल हो गया, जिसने के ऊपर मैंने हाथ रख दिया वो ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बन गई। तो अपने ऊपर कृपा बनवा लीजिए और मेरी बात को मानिए, और अगर आप मेरी बात मानेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता आपके चरण चूमेगी, इसमें कोई इफर बट नहीं होगा। तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड और फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, इनके ऊपर भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इनकी कुछ रिएक्शंस हैं उनको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो लाइव क्लास के साथ में भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पर भी मैं आपकी मदद करता रहता हूं, तो इन सभी के थ्रू मैं आपको जरूर बताता रहूंगा इंपॉर्टेंट चीजें। तो अब यहाँ पर चल लेते हैं एक लाइन से। स्ट्रक्चर एंड नेचर की बात करते हैं तो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर की बात कर लीजिए, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सो एसिड की बात कर लीजिए, इस पे भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। और इसके बाद जो है हमें जनरली इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि जेनॉन और जेनॉन ऑक्सोफ्लोराइड्स पर भी हमें ध्यान दें। इनके स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेनली हमें इनके स्ट्रक्चर्स पर फोकस करना है। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, है ना, इनके अंदर दूसरी बात होती है कि जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी है ना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी है, किसका बॉन्ड एंगल कितना है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पी ब्लॉक में पढ़िएगा। और इसमें एनसीईआरटी की भी मदद आप ले सकते हैं, कोई इफर बट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 पे चले जाइए, डी ब्लॉक एलिमेंट में चले जाएं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम फर्स्ट लॉ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, यानी ये आज जो नवोदय का फॉर्म है इसे निकालना बहुत आसान है। पीजीटी के रिस्पेक्ट में इसे निकालना बहुत ईजी है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं है। और जबकि पीजीटी में चले जाइए एक्स्ट्रा सिलेबस की बात आ जाती है। तो जनरल इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन हाँ, आयनेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, कलर्ड आयन फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ये सब पूरा टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताऊंगा क्योंकि इसमें समझौता हमारे पास नहीं हो सकता है। जहां जरूरत पड़ रही बता रहा हूँ, जहां पर समझौता नहीं वहां मना कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, यानी पूरा टॉपिक पढ़िए। 16 पे आ जाइए, कोऑर्डिनेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है वो मैं आपको बताइए। एक तो आइसोमेरिज्म पढ़िएगा, आइसोमेरिज्म वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पर एग्जाम्पल जरूर लगा लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल आप जरूर लगा लीजिएगा, छोड़ना नहीं है आपको। और अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सी पूछा गया, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद मेटल कार्बोनेट्स जरूर पढ़ लेने आपको, प्रॉपर्टीज और बॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और देयर क्लासिफिकेशन, ये भी आपको पूरा पढ़ लेना। ऑर्गेनोमेटेलिक मैंने पढ़ाया भी है, लाइव भी पढ़ाया है और आपको यूट्यूब पर भी मैंने इसकी वीडियोस डाल रखी है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाइए तो जीओसी पर मैं कोई समझौता नहीं करता हूँ, जीओसी के ऊपर लिखे दे रहा हूँ, फुल पढ़ना है आपको। जीओसी से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, फुल जीओसी आपको पढ़ लेनी है। तो यहाँ पर मैं फुल लिखे दे रहा हूँ, यहाँ समझौता कोई नहीं करूंगा, सब इंपॉर्टेंट में जाएगा क्योंकि कौन सा क्वेश्चन जीओसी का आपके लिए वरदान साबित होगा ये आप नहीं बता पाएंगे। और एस्टिमेशन में चले जाइएगा तो एस्टिमेशन में आप एक बात ध्यान रखिए, क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव होती है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब चले आइए कि अगर मैं बात करता हूं एल्केन एल्कीन एल्काइन की बात करता हूं तो इसमें जो कॉमन रिएक्शंस हैं वो जरूर ध्यान रखिएगा। और ये मैंने पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ये सब चीज पढ़ा रखी है, इसको भी आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। बेयर स्ट्रेन थ्योरी से भी एक क्वेश्चन डेफिनेट है, क्वेश्चन एक इससे डेफिनेट है। न्यूमैन फार्मूले पे भी एक क्वेश्चन डेफिनेट है। तो जहां जब पता है कि क्वेश्चन आएगा तो यार इतना क्यों सोचते हो। एल्का डाइंस की चले जाइए, एल्का डाइंस में डाइएल्डर रिएक्शन पढ़ लीजिए, 1,2 और 1,4 एडिशन ऑफ द कॉन्जुगेटेड डाइंस को छोड़ना नहीं है, इसको इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है। एल्काइंस पे चले जाइए तो एल्काइन की मैं बात करता हूं तो एसिडिक नेचर ऑफ द एल्काइन की बात करूं तो एसिडिक नेचर की मैं यहां पर बात कर लूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आना तय है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे चलिए तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक तो इन्फ्लुएंस, सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की डिटेल पढ़ ली। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिएगा और बाकी प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन आप नॉर्मली बेंजीन की बहुत रटी हुई होंगी, पता होगा आपको, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में चलिएगा तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा, एक तो ग्लोबल वार्मिंग पे आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वाटर पोल्यूशन जान लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन आप पढ़ लीजिएगा, एसिड रेन
और ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना, और एक स्मोक और स्मॉग को भी पढ़ लीजिएगा, ये स्मॉग लिखा हुआ इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन हेलो अरीन में चले आइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपसे हेलो एल्केन हेलो अरीन में कहूँगा केवल सेट-जेफ रूल और ये E1 E2 मैकेनिज्म और ये आपका SN1 SN2 मैकेनिज्म, इन पे लगा दीजिए, आएगा क्वेश्चन, डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन, छोड़ना आपको नहीं है। अल्कोहल फिनॉल ईथर में आ जाइए, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात आती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात होती है कि उसके अंदर जो रिएक्शंस है वो कौन सी आएंगी, कहाँ से आएंगी, कुछ पता नहीं रहता है, तो हमें डिस्टिंग्विश भी पढ़ना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में। फिनॉल्स में भी डिस्टिंग्विश पढ़ना है। फिनॉल का एसिडिक करेक्टर पे जरा ध्यान दीजिएगा, एसिडिक करेक्टर पे जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ईथर्स पे जब चले जाइएगा तो ईथर्स के अंदर जो रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस है उसकी मैकेनिज्म भी जान लीजिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का डिफरेंस भी जान लीजिएगा, इसमें असिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जान लीजिएगा, और फिनॉल की प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज फिनॉल की पढ़ लेना। और अल्कोहल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि भाई डिहाइड्रेशन कैसे होता है अल्कोहल का, है ना, हाइड्रेशन, ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेंगी, किसमें अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन क्या होगी, ये सब। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में चले आइए तो स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन, फिजिकल, ये सब चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज, इनको पढ़िएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज दोनों पढ़ लीजिएगा। तो जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूं वो पढ़ना, तो भाई पीजीटी का पेपर है पूरा ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश पूरी करता हूं कि ये चीजें आप फोकस में रखिएगा। इसके बाद एमीन्स पे पूरा इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, एमीन्स पे नहीं छोड़ने वाला हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। पॉलीमर में चले जाइए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यहाँ पर मोनोमर आप पढ़ लीजिएगा, मोनोमर पढ़ लीजिएगा, और उनके पॉलीमर, मतलब बीच की स्टेप्स नहीं, पूरा नहीं रटना है कि जैसे नाइलॉन 6 की मोनोमर क्या आती है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नोट करिए। और उसके बाद आप समझ लीजिए पीडीआई पढ़ लीजिएगा, है ना, डिस्पैरिटी इंडेक्स भी पढ़ लीजिएगा, और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के पीएचबीवी को एग्जाम्पल के साथ में पढ़िएगा। बायोमोलिक्यूल में चले जाइए, मैं यहाँ आपको सलाह दूंगा कि बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज पे फोकस करिएगा, मेनली ग्लूकोज पे फोकस करिएगा, उनके रिएक्शंस पे फोकस करिएगा। इसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ज्वेटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये जैसे लिखे हुए, ये जो लिखे हुए हैं इनको आप जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इनको आपको छोड़ना नहीं है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है, ये आप ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से इनके जो प्रोटीन्स के फंक्शंस हैं वो ध्यान रखिए, कौन सा एंजाइम कब कहाँ आता है, कौन सी प्रोटीन यूज होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड में आप आरएनए डीएनए का डिफरेंस याद रखना, कहाँ यूरेसिल होता है, कहाँ नहीं होता है, ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी पड़ेंगी इस चैप्टर में आपको पढ़ लेनी पड़ेंगी, ये चीज ध्यान रखना है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको ड्रग्स डाइस के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर मेनली आपको ड्रग्स के एग्जाम्पल्स पढ़ लेने हैं, कौन सी ड्रग कहाँ काम आती है, कौन सी ड्रग किसका एग्जाम्पल है, ये सब बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए टॉपिक। और जिस दिन आपको इंपॉर्टेंट लगने लगेगा आपको मेरी याद जरूर आएगी कि अनु सर ने क्या कहा था। तो ये मैंने आपको बताया कि बेस्ट प्लान है, बेस्ट मेथड है। आप अनु सर के क्लास को भी, लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, अनु सर के साथ भी रह सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पर अगर बने रहना चाहते हैं तो फिर आपको लगातार आपकी मदद करता रहूंगा। तो ये मेरा एक छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा क्राइटेरिया था कि आप अपनी नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे करेंगे। नवोदय विद्यालय के लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, नवोदय विद्यालय में एग्जाम के लिए केवल आपको डीपली पढ़ने की जरूरत है और टू द पॉइंट पढ़ने की जरूरत है, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, तब आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। नवोदय विद्यालय में वैकेंसी सही है, मतलब भर को है, और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फिर आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल पर बने रहिए। ये मैंने वीडियो आपको सिलेबस से रिलेटेड बनाई है, इसका मैं अटैचमेंट भी डाल दूंगा, आप अटैचमेंट से भी वीडियो अपने जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। सेपरेट सिलेबस नहीं दिया नवोदय ने, इसलिए मैंने उसमें से इतना सिलेबस यूज किया हुआ है, तो वो सिलेबस मैंने आप तक पहुंचाया। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के लिए बेटर तरीका सिर्फ एक ही है, एक ही मंत्र है मेरे पास कि मैं आपसे कहूं कि मेहनत सही डायरेक्शन में करना। मेहनत दुनिया करती है, लेकिन जो मेहनत सही डायरेक्शन में कर लेता है वही सफल होता है। फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए पॉइंट के साथ। तब तक आप मेरे इस चैनल पर जरूर बने रहिए और चैनल को प्रमोट करते रहिए, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।